साक्षरता अभियान। जागरण न्यू मीडिया का फैक्ट चेकिंग विंग है और हम प्रतिबद्ध हैं सच की पड़ताल के लिए। विश्वास न्यूज IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से भी सर्टिफाइड है। विश्वास न्यूज हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेकिंग करता है। आज के इस समय में फैक्ट चेकिंग एक सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। हर किसी को फेक न्यूज के बारे में जानना, कैसे फैक्ट चेक करना है, समझना बहुत जरूरी है। सच के साथ ही कैंपेन हम पिछले काफी लंबे समय से चला रहे हैं। ये इस कड़ी का 5वां इंस्टॉलमेंट है। ये सच के साथ ही 5 है। दिस इज फॉर हेल्दी वोटर्स। सच के साथ ही अभियान के इस 5वें चरण में हम यूपी और पंजाब के जो मतदाता हैं उनको बता रहे हैं कि दुष्प्रचार और अफवाहों से कैसे वो बच सकते हैं। ये पूरा कैंपेन 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यूपी और पंजाब के अलग अलग हिस्सों के लोगों के लिए, वोटर्स के लिए हम इन वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन शहरों के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन सभी वेबिनार्स में। इससे पहले हम सच के साथ ही एक लेकर आए थे। अप्रैल 2019 में हमने उसको लॉन्च किया था। अलग अलग शहरों में लोगों तक जागरूकता पहुंचाई थी, उन्हें फैक्ट चेकिंग के बारे में बताया था। फरवरी 2020 में सच के साथ ही 2 लाए थे हम। हेल्थ फैक्ट चेक अभियान कोविड के टाइम पर हमने अलग अलग शहरों में जाकर फिजिकल ट्रेनिंग दी थी लोगों को फैक्ट चेकिंग को लेकर। सच के साथ ही 3 में हमने बिहार चुनाव को लेकर बात की थी अक्टूबर 2020 में, और लोगों को बताया था कि कैसे सुरक्षित रहना है कोरोना वायरस से, और साथ ही अपना जो वोटिंग राइट है उसको भी एक्सरसाइज करना है। सच के साथ ही 4 यस फॉर वैक्सीन अभियान के दौरान भी हमने लोगों को सूचना दी थी, बताया था कि कैसे आप सेफ रह सकते हैं कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचा सकते हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस से बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन से भी। आज हम बात करेंगे चल रहे चुनावों के बारे में, कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे आप जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं उनको खुद चेक कर सकते हैं, क्या अंतर होता है फेक न्यूज़ में या फिर ओपिनियन में या सच में। ये पूरे वेबिनार में इस 1.5 घंटे में आप सीखेंगे। आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके लिए क्या सुझाव हैं, फैक्ट चेकिंग के कुछ टिप्स, और जो हम एक दूसरे से सीखेंगे उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे आज के इस वेबिनार में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज के आपको हमारे गेस्ट यानी कि एक्सपर्ट पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा, हेड हैं वो ADR के। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल, लोक अदालत जज हैं और पेट्रन हैं हेरिटेज फाउंडेशन की। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह भी जुड़े हैं, वो MG PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा भी हमारे साथ हैं, फैकल्टी हैं विप्स में। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण तिवारी, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। इनसे भी बात करेंगे आगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार को और मिलाते हैं आपको अपनी टीम से। आप देख सकते हैं राजेश उपाध्याय एडिटर इन चीफ हैं, विश्वास न्यूज और जागरण न्यू मीडिया हैं इस टीम को। आज के इस प्रेजेंटेशन को आप तक मैं पल्लवी मिश्रा और मेरी सहयोगी प्रज्ञा शुक्ला लेकर आ रहे हैं। चैट बॉक्स का जिम्मेदारी गौरव तिवारी संभालेंगे। साथ ही स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को आप तक पहुंचाने का जिम्मा मेरे सहयोगी आशीष महर्षि का है। बता दें कि इस कार्यक्रम में हम अब तक कहाँ-कहाँ जा चुके हैं और आगे कहाँ-कहाँ जाएंगे। कानपुर, चंडीगढ़, लखनऊ में हम ऑलरेडी वेबिनार्स कर चुके हैं। फरवरी 15 और 17 को हमने कानपुर में ये कैंपेन चलाया था। फरवरी 16 और फरवरी 18 को चंडीगढ़ में, और फरवरी 19 और 20 को लखनऊ की जनता को हमने अवेयर किया था। आज 21 फरवरी को हम गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर की जनता से फिर से रूबरू होंगे। फरवरी 24 को नए लोगों के साथ जुड़ेंगे। चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। पर हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, मेजर जनरल अनिल वर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ADR के हेड हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा ADR के बारे में, पर मैं मेजर जनरल अनिल वर्मा से अनुरोध करूंगी कि वो हमें बताएं कि ADR क्या है
और क्यों उपयोगी है वो वोटर्स के लिए, और किस तरह से जो एडीआर का डाटा होता है वो रिलायबल है, और क्यों और किस तरह से उसको इकट्ठा किया जाता है? ओवर टू यू सर। ओके, धन्यवाद पल्लवी जी। मुझे ये आपने अवसर दिया है बातचीत करने के लिए। तो जो लोग एडीआर के बारे में नहीं जानते, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि इसको लोग इलेक्शन वॉचडॉग भी कहते हैं। और बेसिकली हम लोग लगभग पिछले 22 साल से वोटर अवेयरनेस का काम करते हैं, और जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में धन बल और बाहुबल का प्रयोग हो रहा है उसके खिलाफ जनता में जो जागरूकता पैदा करते हैं, जो डेटा हम लोग एनालाइज करके आप सबके सामने पेश करते हैं रेगुलरली। और पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी लाना, उनकी पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना, इस तरह के कार्रवाई भी करते हैं। तो और इसके अलावा काफी पीआईएल्स हम लोग फाइल करते हैं, जो वैसे जो जिस चीज का हल नहीं होता उन चीजों के बारे में। तो कई इंपॉर्टेंट पीआईएल्स हमारी चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो मेन चीज डेटा के ऊपर आते हैं। हमारा मुद्दा इलेक्शन वॉच, जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल इलेक्शन वॉच, जिसमें लगभग पूरे देश में 1200 के करीब मेंबर्स हैं। अलग अलग एनजीओज हैं, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, इस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। सो मैं ये बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इलेक्शंस के दौरान वो रहता है, एक तो हम ग्रास रूट्स लेवल पर वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, जो कि कोविड की वजह से इतना हम अब डिटेल में नहीं कर सक रहे, क्योंकि उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अभी ये जो करंट 5 स्टेट्स के इलेक्शंस चल रहे हैं, इसमें हमने कोशिश की है स्टेट्स में जहाँ जहाँ जैसे सिचुएशन थी, जैसे जैसे रिलैक्सेशन हुआ कोविड सिचुएशन में, तो जगह जगह जाकर अलग अलग तरीकों से पर्चे बांटना, फैक्ट शीट बनाते हैं हम हर एक स्टेट के बारे में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को ग्राउंड लेवल पर। उसमें ये लिखा होता है कि वोटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, नोटा क्या है, करंटली उस स्टेट का कितने एमएलए, कितने एमपीज, उनका क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड है, उनको उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, करोड़पति कितने हैं, और इस प्रकार से। दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम निकालते हैं वो है कैंडिडेट्स की रिपोर्ट। और हमारा मकसद ये रहता है कि जो पोलिंग डेट है उससे लगभग हफ्ता पहले, कम से कम, अभी तो हमने कई तो 8-10 दिन पहले भी निकाल दी हैं रिपोर्ट्स। आज हमने यूपी फेज 5 के कैंडिडेट्स की रिपोर्ट निकाली है। तो उसमें एक कैंडिडेट के बारे में जो भी वो पर्चा दाखिल करते हैं उसके साथ जो एक सेल्फ स्वॉर्न एफिडेविट फाइल करते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसको इजाद किया था एडीआर की मदद से 2002-2003 में, जब सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था एडीआर ने, तब से ये कार्रवाई शुरू हुई है। उससे पहले आपको पता ही नहीं था कि आपके कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो डेटा है ये हम अपनी वेबसाइट myneta.info पर डालते हैं, और जैसे ही प्रेस रिलीज करते हैं तो मीडिया इसको पिकअप कर लेता है, और तमाम न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सब इसको पब्लिश करते हैं। और अब हम व्हाट्सएप के जरिए भी इसका संक्षिप्त में इसका जो जिस्ट होती है वो इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाकर उसको भी कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट हम कर सकें पब्लिक को। एम सिर्फ एक है कि टू एनहांस वोटर अवेयरनेस। और हम ये नहीं कहते कि आप ए को पार्टी को वोट करें या फलाने को वोट करें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक जागरूक मतदाता बने, इन्फॉर्म्ड वोटर बने, कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स को देख के फिर डिसाइड करें कि आपने किसको वोट करना है, और जाति, धर्म, रीजन, इस प्रकार की चीजों के बेसिस पर वोट ना करें। ये हमारा मकसद रहता है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और यूपी के 5 फेजेस के जो अभी तक हमने निकाले हैं,
5401 कैंडिडेट्स की डिटेल्स हमने जो कि लड़ रहे हैं चुनाव ये इन स्टेट्स में, उसमें से 5342 यानी कि लगभग थोड़े से ही कैंडिडेट्स हैं जिनके हम एफिडेविट्स को एनालाइज नहीं कर पाए। वो उसमें टेक्निकल रीजंस हैं, वो मैं बताऊंगा। दिक्कत ये आती है कि जो लॉ जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ने जो निकाला हुआ है उसके हिसाब से हर एक एफिडेविट जो कैंडिडेट्स जब पर्चा भरता है वो 24 या 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आना चाहिए। तो वो कई बारी जो ये काम होता है स्टेट के सीईओज के तहत, और स्टेट के सीईओज मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो एक आईएएस ऑफिसर होता है नॉर्मली, वो कोई और अपॉइंटमेंट कर रहा होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है या कोई भी होता है, उसको सीईओ बना दिया जाता है। तो उसके नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं जिनको डीईओ बोलते हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम है कि ये तुरंत इन एफिडेविट्स को अपलोड किया जाए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे एफिडेविट्स हैं वो ठीक प्रकार से अपलोड नहीं किए जाते, कोई पेज ठीक से स्कैन नहीं होता, या उसको स्कैन किया है तो वो क्लियर नहीं है। तो हमारी टीम का एक बंदा तो सारे टाइम टेलीफोन पर पूरे स्टेट्स के डीओ से ही बात करता रहता है कि भाई ये इलेक्शन के ये जो एफिडेविट्स हैं ये अपलोड नहीं किए गए हैं, कृपया इनको अपलोड कीजिए। तो जब जितने हफ्ता, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा एम होता है एक हफ्ता पहले कम से कम हम कैंडिडेट्स रिपोर्ट पोलिंग डेट से पहले निकाल दें, तो तब तक जितने नहीं निकलते हमारी पूरी कोशिश के बावजूद, तो फिर हम रिपोर्ट निकाल देते हैं। अब जैसे गोवा का है तो वहाँ क्योंकि कम कैंडिडेट्स थे, 301 कैंडिडेट थे, तो 301 के कैंडिडेट्स की हमारे को एफिडेविट्स मिल गए थे और उसको हमने निकाल दिया। तो मैं ये बता रहा था कि जो मेन डिजिटल डिसेमिनेशन का हमारा तरीका है, एक तो है myneta.info। ये एक वेबसाइट है हमारी जिस पर अभी तक 2002-2003 से जितने भी चुनाव हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस और राज्यसभा इलेक्शंस, उनके कैंडिडेट्स का कंप्लीट डेटा, तो यानी ये 2 लाख से भी ज्यादा लोगों का डेटाबेस हमारे पास है। और दूसरा जो हमारा वो है एक ऐप है, वो भी माई नेता के नाम से ऐप है। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन से पहले अपना एक ऐप निकाला है जिसका नाम है KYC। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है वो, बट अगर आप उसको देखें तो वो एक प्रकार से हमारे माई नेता का नकल है, लेकिन एक घटिया नकल है, क्योंकि उसमें जो डेटा है वो कुछ है ही नहीं खास। उसमें सिर्फ वो ये दिखाता है कि क्रिमिनल केसेस वाले यस एंड नो, तो उससे क्या पता लगता है, यस एंड नो से कुछ नहीं पता लगता। वेरएज जो हमारी मायनेता वेबसाइट है और मायनेता ऐप है, मैं लोगों से कहूंगा कि उसको डाउनलोड करें और देखें। उसमें आप वो भी डेटा एक कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। दूसरी बात, उसमें आप कंस्टिट्यूएंसी वाइज डेटा देखना चाहते हैं तो आपको वो लिंक मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पार्टी वाइज आप देखना चाहते हैं कैंडिडेट्स की क्या सिचुएशन है, वो आपको मिलेगी। तो वो बहुत ही डिटेल में है, और जितनी एफिडेविट में इंफॉर्मेशन होती है, कुछ चीजों को छोड़ के जो कि प्रिवेसी और उसके हिसाब से हम नहीं डालते, जैसे कि पैन नंबर है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, टेलीफोन नंबर और ये चीजें हम नहीं डालते। लेकिन बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स में उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने नॉर्मल हैं, कितने सीरियस हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की क्या डिटेल्स भरी हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, लिंग क्या है, और वेल्थ स्टेटस क्या है, करोड़पति कितने हैं, जायदाद कितनी है, क्या है। तो हमारा मकसद यही है कि लोग इसको पढ़ें, इसको देखें और फिर अपना मत बनाएं कि किसको वोट करना है। सो ब्रीफली मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं। थैंक यू सो मच अनिल सर। इनफैक्ट एक एसोसिएटेड सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो फेक न्यूज़ समझना और फैक्ट चेक करना उसे
कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप एक जागरूक मतदाता बना रहे हैं किसी को। ऐसे में किसी मतदाता को जागरूक होने के लिए एक अच्छा फैक्ट चेकर होना या किसी भी कंटेंट को फैक्ट चेक करना कितना जरूरी है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। मैं कहूँगा कि लगभग पिछले 3-4 साल से जैसे ही ये सोशल मीडिया के जो डिफरेंट चैनल्स, माध्यम, माफ करना मेरी हिंदी ठीक नहीं है, माध्यम है, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पर इतनी ज्यादा फेक न्यूज पैदा की जाती है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं लोग। और कि जो आम आदमी को तो छोड़िए, हम अपने अपने जो हमारे अपने प्राइवेट ग्रुप्स हैं उसी में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी बिना देखे समझे सोचे उस चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। कई चीज तो बिल्कुल देखते ही पता लग जाता है ये फेक है, जैसे फोटोशॉप किया हुआ है, या कोई पुराना वीडियो उठा के किसी 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, या किसी दूसरे देश का लगा के और उसके ऊपर अपना वो लगाकर ये जो कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि बहुत ज्यादा पैसा इनके पास है और ये इस चीज पर खर्च कर रहे हैं। और अब जैसे आपने देखा है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, जैसे फेसबुक वगैरह हैं, उन लोगों को भी कई जगह पर पकड़ा गया है, बताया गया है कि भाई ये फेक न्यूज है, या ट्विटर पे या उस पर। तो इसलिए फैक्ट चेकिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और कई अच्छी संस्थाएं हैं जो फैक्ट चेक के लिए अवेलेबल हैं। उसमें आपको बस जाके अपना टाइप करना होता है कि आप चेक करना चाहते हैं और आपको करेक्ट चीज पता लग जाती है। तो इसको तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एज फार एज कैंडिडेट डेटा गोज, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और एडीआर की जो डेटा है वो ही इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, आई कैन से। और यदि आपको लगे कोई पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। फेक न्यूज किस हद तक चुनावी पैटर्न और मतदाताओं के मतदान बिहेवियर को प्रभावित करता है? क्या आपको लगता है कि पेड न्यूज की ही तरह चुनाव में फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए एक नियम की आवश्यकता है? सेकंड बिल्कुल पार्ट आई थिंक आवश्यकता आप है जी, बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, जब पढ़े लिखे लोग भी बिना उस चीज को एनालाइज किए और अपना कॉमन सेंस लगाकर उसको इवैल्यूएट नहीं करते, तो जो रूरल एरियाज में और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो रिलीजन, कास्ट, रीजन वगैरह से ज्यादा प्रभावित रहते हैं, और आपको पता है हमारे देश में क्या है, हमेशा कोई इमोशनल इशू को उठा दिया जाता है लास्ट मिनट पर, और जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव पे बातचीत, बहस नहीं होती है। ऐसे ही इमोशनल इशू को उठाकर और उसी पे लोग को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। सो अभी जैसे कि फेक न्यूज, सॉरी, पेड न्यूज के ऊपर काफी डिबेट, डिस्कशन हो चुका है। इसमें हम ही नहीं, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सबने इसके ऊपर डिस्कशन किया है और बताया है कि देयर शुड बी अ लॉ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगला सवाल ले लेते हैं। एक हमारे साथ डॉक्टर अनीता अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ हैं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। जी। बढ़िया, 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 बस आप लोगों को सुन रही हूँ इस समय में। जी मैम, अब हम आपको सुनना चाहते हैं। जी, जैसा जी, अनिल जी ने चलिए, भी बताया और इस स्लाइड के ज़रिए जी, बताने की कोशिश की जा जी। रही है, एक ज़िम्मेदार और सुरक्षित मतदाता की ज़रूरत है इस समय। तो जी, आप जी, अपने ज़रूर। विचार में किसे एक ज़िम्मेदार और किसे एक सुरक्षित, क्या प्रोसेस को फ़ॉलो करने वाले मतदाता को आप एक सुरक्षित और ज़िम्मेदार मतदाता कहेंगी? क्या आपकी मतलब छोटे टिप्स यदि आप देना चाहें तो क्या रहेंगी आपकी टिप्स फॉर जनरल वोटर्स? एंड स्पेशली द न्यू अ, वोटर्स मैम, आई वांट यू टू एम्फसाइज जी, ऑन द न्यू वोटर्स जो अभी 18 जी, वर्ष की उम्र के ऊपर के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी हाँ जी, अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने का जी, जिनके जी, पास जी, कार्यभार आया है, तो उनके लिए हाँ जी। आपकी क्या राय रहेगी मैम? मेरी राय तो यही है कि सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हर एक व्यक्ति को जो वोटिंग देने के लिए ऑथराइज्ड है और उसकी उम्र हो चुकी है, उसे वो अपना राइट तो ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो ये आवश्यक है। एज़ ए सिविलियन उसको अपना वोटिंग राइट भूल के भी मिस नहीं करना चाहिए।
और उसके बाद ये है कि अगर हमको पता है कि हमें वोटिंग राइट है तो हम टाइमली अपना वोटिंग कार्ड बनवा लें। हमें उस वोटिंग बूथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाकर वोट डालना है। प्लस इस समय कोविड का टाइम है, पोस्ट कोविड भी कह सकते हैं, बट ओमिक्रॉन तो अभी भी चल रहा है, इसलिए सिक्योर्ड रहना चाहिए। हमें कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए वोटिंग राइट को अपने यूज करना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि जब भी हम कहीं वोट करने जाएं या पहले भी, तो हम किसी कास्ट, क्रीड, क्लास, सेक्स के ऊपर होके बायस्ड नहीं होना चाहिए। हमें इन सब से अलग होके जो एक्चुअल में ऑथराइज्ड है, जो कुछ करने की का मादा रखता है, जिससे लगता है कि वहां पे सब कुछ फेयर होगा और जिसको हमारा कॉन्शियस अलाउ करता है, उसको हमें वोट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद या लोगों की देखा देखी वोट करने से हमारा कोई फायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आगे जैसे जैसे सवालों की झड़ी लगेगी आप तक वापस आएंगे। तो इससे पहले हम एक्चुअली आगे बढ़े, आई थिंक आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू डॉक्टर रमेश शर्मा, फैकल्टी हैं विप्स में। डॉक्टर शर्मा, आप मेरे को सुन सकते हैं? रमेश शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ मैम। एक्चुअली शर्मा जी, वी वांटेड टू आस्क यू, आप एक प्रोफेसर हैं, आप यूथ के इंटरेक्शन में आते हैं, बच्चों के इंटरेक्शन में आते हैं, जो यंग वोटर्स हैं उनके इंटरेक्शन में आते हैं। ऐसे में स्पेशली गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, गोरखपुर की जनता को समझते हैं, वहाँ के विचारों को समझते हैं। फेक न्यूज़ या भ्रामक खबरों ने या फिर ओपिनियनेटेड फेक न्यूज़ ने कितना इन्फ्लुएंस किया है यंग वोटर्स को, और आपको क्या आपको लगता है कि फैक्ट चेकिंग जैसे वर्कशॉप्स ज़रूरी हैं इन यंग वोटर्स के लिए? सबसे पहले तो आपका, पल्लवी जी, प्रज्ञा जी, आपका और अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का एक इनिशिएटिव जो है, क्योंकि मैं मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मीडिया टीचिंग में हूं, मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। मीडिया का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी अखबार, किसी टेलीविजन चैनल की बात कर रहा हूँ। मीडिया तो माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लें या सिनेमा की बात कर लें या अखबार की बात कर लें या फिर आप टेलीविजन न्यूज चैनल्स की बात कर लें। पिछले 2-3 सालों में, जैसे अनिल जी ने भी बताया, ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ गई है, जो फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है। आपने देखा होगा और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, हमारे लिए चुनौती है, हम लोग इससे उबरने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसी में आपका एक ये प्रयास है, क्योंकि इससे पहले हमारे संस्थान में भी इस तरीके का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है। गूगल का भी इनिशिएटिव है, उसमें भी आते हैं तो डेफिनेटली विश्वास न्यूज की भी बात की जाती है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग की जब हम बात करते हैं। मेरा रिजर्वेशन एक पॉइंट से है, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, फेक न्यूज की बात करते हैं, मेरी अपनी समझ के हिसाब से अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो वो फेक नहीं हो सकती है, क्योंकि न्यूज न्यूज होता है, वो कभी फेक हो ही नहीं सकता है। फेक अगर है तो वो प्रोपोगेंडा हो सकता है, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सदियों से चली आ रही है। और जिन लोगों ने महाभारत के बारे में सुना होगा उनको भी पता होगा कि वहां भी एक तरीके का प्रोपोगेंडा था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा मारा गया। अब वहां भी ट्रस्ट की बात थी, विश्वास की बात वहां भी थी आपकी। अब वहां पे फैक्ट वेरिफिकेशन कैसे हो कि जो ये शोर मचा रहे हैं ये सही है कि गलत है। तो कोई तो जरिया वहां पे था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वेबसाइट्स नहीं थे, कोई ऐसा टूल नहीं था फैक्ट वेरीफाई किया जाए। तो ये हुआ, चलिए किसी ऐसे आदमी से वेरीफाई कर लिया जाए जिसकी बात पूरी तरीके से सही हो। तो ट्रस्ट की बात वहां भी थी, वहां भी विश्वास की ही बात थी, आज भी विश्वास की ही बात की जा रही है। तो मेरा मानना यह है, जैसे मीडिया एजुकेशन में हम लोग हैं, मीडिया कंटेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली 2-3 कंपोनेंट है जिसका फैक्ट वेरिफिकेशन करना बड़ा जरूरी होता है। ऑडियो की बात हम लोग कर लेते हैं, वीडियो की बात हम लोग करते हैं, इमेज की बात, इट मींस पिक्चर्स की बात करते हैं, और टेक्स्ट की बात करते हैं।
अब इन्हीं सारी चीजों को मिला करके न्यूज बनती है, या जो कुछ भी टेलीविजन चैनल पे दिखाया जाता है या जो अखबार में पब्लिश होता है, इन्हीं चीजों को मिला करके बनता है। लेकिन टेक्निक और टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुकी है कि उसमें मैनिपुलेशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक वर्ड आपने शुरुआत में बोला था, मीडिया लिटरेसी की बात की थी। मीडिया लिटरेसी, जैसे ही हम लोग अर्बन एरियाज की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2019 का जो इलेक्शन था, उस पे एक हमने प्रोजेक्ट भी किया था, वो भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था, कि सोशल मीडिया का रोल क्या है। अखबार में बहुत कम संभावना होती है कि किसी तरीके की भ्रामक न्यूज या फेक न्यूज आप प्रकाशित कर दें, क्योंकि आप रेफरेंस चेक करते हैं, आप क्रेडिट देते हैं, आप सोर्स देते हैं, तो वहां पे संभावना कम होती है। टेलीविजन न्यूज में भी संभावना कम होती है, क्योंकि उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी कई बार टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव के लिए वो ऑडियो या वीडियो या इमेज को मैनिपुलेट करके पब्लिश कर देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आज की डेट में जो है वो सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया, इस पे अभी तक कोई ऐसा प्रभावी रेगुलेशन नहीं है। आपने वोटर की बात की है, तो उस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं गोरखपुर रीजन से हूँ, बनारस मेरा आना जाना रहता है, वहां भी मैं रहता हूँ। इलेक्शन का माहौल है, तो हम आपको बताएं, आज की डेट में इलेक्शन जो है ये एक तरीके से फेक न्यूज या फेक इंफॉर्मेशन का वार है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ना तो सर्टिफाई कर रहा हूं कि उनकी सूचनाएं सारी सही होती हैं, ना मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं कि वो पूरा गलत है, लेकिन ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन भी उसको आप कह सकती हैं, उसका सबसे बड़ा सोर्स है। रूरल एरियाज में अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, तो आज जितना पॉपुलर व्हाट्सएप है, जितना पॉपुलर फेसबुक है, जितना पॉपुलर यूट्यूब है, उतना लोगों की पकड़ तक अखबार या टेलीविजन न्यूज चैनल नहीं है। टेलीविजन न्यूज चैनल तो लोग देखना ही बहुत कम पसंद करते हैं, रूरल एरियाज में एक आध दो चैनल देखते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट इतना ज्यादा है सोशल मीडिया पे। कोई भी खबर होती है, जैसे ही उसको वो देखते हैं, उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल सही है। आप समझ सकती हैं, हम समझ सकते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, वो भी समझ सकते हैं कि फोटोग्राफ में मैनिपुलेशन हम लोग कर लेते हैं, तो वो हमें आपको पता लग सकता है कि ये मैनिपुलेट किया गया है, अगर किसी टूल के थ्रू हम लोग उसको वेरीफाई करें तो। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की चीजें नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो जो लोगों ने देख लिया उसको उन्होंने सच मान लिया। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो YouTube पे या Facebook पे या फिर WhatsApp पे इस तरीके का वीडियो एडिट करके पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिश कर देती है या शेयर कर देती हैं। खुद शेयर करे या किसी के साथ मिल करके शेयर कर दे, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन जो है ये मैनेजमेंट है, पूरी तरीके से ये इवेंट मैनेजमेंट है, और पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से अपोजिशन को या सामने वाली पार्टी को गलत दिखाया जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आपने जो अभी PDF शेयर किया है या जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, आगे जा करके लोगों में अवेयरनेस ले आए और इसके बारे में लोग बातचीत करें कि किस तरीके से ये जो फेक कंटेंट है जो शेयर किया जा रहा है, उसका फैक्ट क्या है वो वेरीफाई कर सके, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पीच भी होती है उसमें भी आप देखिए लोग एडिट कर लेते हैं, जितना उनके काम का होता है उतना ही सिर्फ शेयर करते हैं, बाकी उसको अवॉइड कर देते हैं। कई बार किसी फिल्म के सीन को जो है जितना उनके काम का है उतना एडिट करके उतना ही पब्लिश कर देते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको समझ पाना आसान है, फैक्ट वेरीफाई कर पाना आसान है, लेकिन उसके लिए लिटरेसी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इतना इंटरनेट की लिटरेसी हो कि वो किसी पोर्टल पे जाकर के, किसी एप्लीकेशन पे जाकर के, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर के आप फैक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस पे मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी पल्लवी जी। राइट, बिल्कुल,
थैंक यू पल्लवी जी। रमेश जी ने काफी अच्छी बातें हमें बताई। हमारा मकसद ही इस वेबिनार को करने का यही है कि हम लोगों को सच का साथी बनाएं, लोगों को बताएं कि फेक न्यूज को आगे ना फैलाया जाए और वो सच के साथी बने, लोगों को सच बताएं, लोगों को बताएं कि जो जानकारी आप फेसबुक या फिर ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच है, वो झूठ भी हो सकती है। जो आप देखते हैं, वो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सब कुछ सच नहीं होता है। आपको उसके बारे में जानना चाहिए, और लोगों को आगे जागरूक करना चाहिए। हमारे सहयोगी साथी ने हमारा जो व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर है वो चैट बॉक्स में दिया होगा, आप उसे सेव कर लीजिए अपने फोन में। और आपको कभी भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ भी ऐसा दिखता है, फोटो या वीडियो, जो आपको लगता है कि वो भ्रामक हो सकता है, गलत हो सकता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। हम उसकी जांच करेंगे और आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि पेड न्यूज को कैसे पहचाना जा सकता है। पेड न्यूज को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उम्मीदवार का एक तरफा बखान हो रहा होगा। आप कहीं पर कुछ कंटेंट देखे, वहां पर जो उम्मीदवार खड़ा है उसकी एक तरफा तारीफ हो रही हो, तो समझ जाइए कि वो फेक पेड न्यूज हो सकती है। विज्ञापन को एक न्यूज की तरह पेश करना, अक्सर ऐसा होता है कि उम्मीदवार जो विज्ञापन देते हैं अपने बारे में, उसे एक न्यूज की तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग उससे भ्रामक हो जाए, लोग उसे सच समझे, पर लेकिन असल में वो पेड न्यूज होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो चलिए अब हम जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, और दोनों के बीच कैसे अंतर को पहचाना जा सकता है, फर्जी खबर का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, और मैसेज आगे भेजने से पाठक को कैसा लगेगा। मैसेज भेजते समय हमें समझदार बनना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, और अफवाह क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट की। जैसे कि आपके सामने आप स्क्रीन पे एक बयान देख रहे होंगे, दिल्ली उत्तर भारत में है। ये जो बयान है ये फैक्ट है, सच्चाई है, ये सभी को पता है, इसका फैक्ट चेक नहीं किया जाएगा। अब आप दूसरा बयान देख रहे होंगे कि दिल्ली और मुंबई भारत में दो शहर हैं। ये भी फैक्ट है, सच्चाई है, दिल्ली और मुंबई भारत के ही दो शहर हैं, इसका भी फैक्ट चेक नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बहुत शोर है। अब जो आप ये बयान देख रहे हैं ये फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है, ये किसी का ओपिनियन है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली को लेके मेरा ये ओपिनियन है। हो सकता है कि किसी और का दिल्ली को लेके कुछ और ओपिनियन हो सकता है कि कोई आए और वो ये कहे कि दिल्ली बहुत ही तेज रफ्तार वाला शहर है, तो ये भी एक उसका ओपिनियन है कि वो दिल्ली शहर को किस तरह से देखता है। जैसे मुंबई, अभी आप एक बयान देख रहे होंगे कि मुंबई एक छोटा शहर है। जैसे मैं मुंबई घूमने जाऊं या फिर मैं मुंबई में जाऊं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुंबई काफी छोटा है। तो ये भी मेरा मुंबई को लेके जो देखने का एक नजरिया है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को बता रही हूँ। ये ना ही फैक्ट है और ये मेरा एक ओपिनियन है, ना ही कोई अफवाह है। अब जो आप बयान देख रहे हैं, सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है, इसका फैक्ट चेक किया जाएगा। ये जो बयान है, इसका ये जो जानकारी दी जा रही है, इसका फैक्ट चेक किया जाएगा। हो सकता है ये अफवाह भी हो, इसका फैक्ट चेक क्यों किया जाएगा वो जानते हैं। क्यों इसका फैक्ट चेक इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की बातें हो रही है। पहली, सरकार के बारे में बात हो रही है, दूसरी सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बात हो रही है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्या सरकार ने सच में ये कदम उठाया है, क्या सच में मुंबई का नाम बदल दिया गया है। जब तक ये जानकारी वेरीफाइड नहीं हो जाती, तब तक ये आप ये नहीं बोल सकते कि ये सच है। तो इस तरीके से जो भी आप देखते हैं, आपके सामने जो भी आता है, वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ सच हो। तो चलिए अभी जो हमने अभी तक जाना है उसको एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे होंगे, मैं इस नंबर को देख के बोलूंगी कि मुझे 9 नजर आ रहा है। हो सकता है कि मेरे सामने वाला इंसान इसे देख के बोले नहीं, ये तो 6 है। तो ये हम दोनों का एक ओपिनियन हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक ही चीज को देखने का। एक ही चीज को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि अभी जो आपके सामने पिक्चर है, इसको आप देख के बोलेंगे नहीं, ये तो हमें खरगोश नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसे देख के बोलूंगी कि मुझे बत्तख नजर आ रही है। तो ये भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस तस्वीर को देखने का। अभी जो आप इस तस्वीर को, आपके सामने जो तस्वीर आई है, आप इसे देख रहे होंगे। हो सकता है आप इस तस्वीर को देख के बोलें कि ये महिला और पुरुष है, लेकिन मैं इस तस्वीर को देख के बोलूंगी कि ये फूलदान है, मुझे ये फूलदान नजर आ रहा है। ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इसे महिला और पुरुष की तस्वीर बताएंगे, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस तस्वीर को देखने का। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। हमने जाना कि सच, झूठ, राय और अफवाह में क्या अंतर होता है।
दूसरों का नजरिया समझना क्यों जरूरी होता है, सबका एक अनुवाद हो सकता है। हमें कभी भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, आगे भेजने से पहले ये महसूस करना चाहिए, जानना चाहिए कि आगे वाले इंसान को जिसे हम ये मैसेज भेज रहे हैं उसे कैसा फील होगा, वो कैसा महसूस करेगा इस मैसेज को देख के। हमें विचारशील और संवेदनशील बनना चाहिए, हमें दूसरों की सुननी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार फिर आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमारे टिपलाइन नंबर, व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। जब भी आप किसी भी भ्रामक पोस्ट को या फिर आप ऐसी किसी पोस्ट को देखते हैं जो आपको लगता है कि ये अफवाह हो सकती है, झूठ हो सकती है, फेक न्यूज हो सकती है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर पर उसे भेजिए, हम आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है या आप कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपको उसको उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो सच है या झूठ है। आपको जाना चाहिए, गूगल पर उसके बारे में सर्च करना चाहिए, उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए। सिर्फ देखते ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अभी आपके सामने एक पोस्ट है, आप उसे देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पर एक पोस्ट आई थी चेक करने के लिए। उसमें क्लेम किया गया था कि अखरोट, अंकुरित अनाज, शहद, लहसुन और नींबू के मिश्रण से जो लास्ट स्टेज का कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। ये हमें फैक्ट चेक करने के लिए व्हाट्सएप पर मिली थी। जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो हमने पाया कि ये झूठ है। हमने विशेषज्ञों से संपर्क किया, हमने डॉक्टर से बात की, हमने जाना कि ये फेक है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं कि घरेलू उपाय तो काफी समय से चले आ रहे हैं, तो ये घरेलू उपाय इसके नाम से ये हमें मैसेज आया है तो हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से कोई भी मैसेज जो आप देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ विश्वास न्यूज पर विश्वास करना। आप हमें फॉरवर्ड करिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमें ट्विटर पे टैग करिए, हम आपको सच्चाई बताएंगे। आप किसी भी पोस्ट को देखिए तो उस पर विश्वास नहीं कीजिए। तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि यूआरएल के जरिए कैसे लोगों को भ्रामक दावे फैलाए जाते हैं। यूआरएल के जरिए भी फेक न्यूज किस तरीके से फैलाई जाती है, मैं अब आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसके साथ दावों के साथ यूआरएल दे दिया जाता है ताकि लोग उस पर विश्वास कर लें, लोग उसे मान ले। जैसे कि हमारे पास एक पोस्ट आई थी चेक करने के लिए, उसमें क्लेम किया जा रहा था कि होंडा फ्री स्कूटी दे रही है। आप इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करिए, आपको होंडा जो है वो फ्री स्कूटी देगी। यहाँ पर आप अगर पहला काम यही करते ना कि सोचते कि कैसे सिर्फ मैसेज करने से, हमें फॉरवर्ड करने से आगे स्कूटी कैसे मिल जाएगी, यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें सोचने का करना है कि एक मैसेज फॉरवर्ड करने से क्या हमें स्कूटी मिल जाएगी। उसके बाद आपको दूसरा काम यहाँ पर ये सोचने का करना है कि आपको यूआरएल को चेक करना है। आपको जानना है कि क्या सच में जो ये यूआरएल आया है उस पर तुरंत क्लिक नहीं करना है। आपको उसे चेक करना है क्या ये सच में होंडा का यूआरएल है, क्या जो ऑथेंटिक है जो हमारे पास यूआरएल आया, क्या ये सच में उसी वेबसाइट का लिंक है। उसके बाद आपको उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आपको उस पर प्रतिक्रिया देनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि मिलता जुलता यूआरएल बना लिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि उसी वेबसाइट का ये लिंक है। लेकिन असल में अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे ना तो उसके कुछ वर्ड्स जो होंगे वो चेंज कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी यूआरएल पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आप उसे गूगल पर जाइए, उसकी असली वेबसाइट पर जाइए, फिर उसे चेक करिए। जो भी आपको मैसेज आया उसके स्रोत की जांच करिए, प्रसिद्ध सूत्रों से खबर की जानकारी के बारे में लीजिए। कोशिश करिए कि आपके जो प्रसिद्ध सूत्र हैं वो उसके बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करिए। हो सकता है आप गूगल पर जाएं, किसी बारे में चेक करें तो उससे मिलते जुलते आपको आर्टिकल मिल जाए। तो हो सकता है कि वो बात जो आपने देखी वो सच है, जरूरी नहीं है कि वो झूठ हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो सच है। ऐसी ही हमें एक पोस्ट चेक करने के लिए मिली थी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर एक पौधे की तस्वीर देख रहे होंगे। इस पौधे को लेकर ऐसा दावा किया गया था कि मरीजुआना नामक एक पौधा है जिसमें एलियन का डीएनए मिला हुआ है। जब हमने इसको चेक किया, जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो हमने पाया कि ये असल में एक मजाकिया अंदाज में लिखा गया लेख था। ये जो रिपोर्ट थी ये अप्रैल फूल वाले डे पर लिखी गई थी ताकि लोगों को फूल बनाया जा सके। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और इसके अंदर बकायदा ये चीज लिखी भी गई थी कि ये मजाकिया तौर पे लिखा गया लेख है।
लेकिन लोगों ने क्या पाया, लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पाया कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, लोगों को पता चलनी चाहिए, हम इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर को सिर्फ खुद तक क्यों रखें, हम तो लोगों को भी बताना चाहिए। तो उन्होंने उसको सच मान के आगे शेयर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सबसे पहला कदम आपको ये उठाना चाहिए कि आप पूरी तरह से उसको पढ़ लीजिए, जांच लीजिए क्या वो सच है, कहीं मजाक तो नहीं है, किसी ने मजाक तो नहीं किया है। सबसे ज्यादा आसानी से लोग किस पर विश्वास करते हैं, फोटोज पे, वीडियोज पे। लोगों को लगता है फोटो है तो सच्ची होगी, वीडियो है तो और भी ज्यादा सच होगी, और ऑडियो है तो ऑडियो कैसे गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है, ऑडियो, वीडियो और फोटोज के जरिए भी फेक न्यूज फैलती है। फोटो जो होती हैं उन्हें एडिट कर दिया जाता है, वीडियोज को भी एडिट किया जाता है, ऑडियोज को भी। इसीलिए सिर्फ इन पर विश्वास मत करिए, अपनी तरफ से जांचिए, सोचिए और तब जाके इन पर विश्वास कीजिए। जैसे हमें ये एक वीडियो मिला था, हमें व्हाट्सएप पर हमें एक वीडियो आया था इस जांच के लिए, पड़ताल के लिए। इस वीडियो को लेके कहा जा रहा था, इसमें एक एप्पल दिख रहा था, ब्लू कलर का एक एप्पल था। इस वीडियो को लेके ऐसा दावा किया जा रहा था कि चीन ने जो है अब नीला सेब उगाना शुरू कर दिया है, अब चीन में नीले सेब की खेती की जा रही है। इस तरीके से इस वीडियो को लेके दावा किया जा रहा था। जब हमने इस वीडियो की जांच की तो हमने पाया कि हमें इस वीडियो को देख के हमें इस वीडियो में ही इसकी सच्चाई पता चल गई। वो इस तरीके से कि जिस पेड़ पर ये नीला सेब लगा हुआ था, उस पेड़ पे जो बाकी के सेब थे वो लाल थे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, वीडियो को देखने के बाद हमने ये सोचा, एक पेड़ पर अलग अलग रंग के कैसे सेब उग सकते हैं, अलग अलग कलर के फल, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक जो है सेब है वो लाल है, दूसरा नीला है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अगर कोई पेड़ है उसके जो फ्रूट्स हैं वो तो सेम कलर के ही होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें इस वीडियो में ही इसकी सच्चाई पता चल गई। इसीलिए ध्यान देना और सतर्क रहना कितना जरूरी है, ये जानिए आप। अनिल सर कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। सर अभी यदि आपने प्रज्ञा को सुना होगा, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग भ्रम में आ जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता ओपिनियन में और फैक्ट में डिफरेंस। क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर वो यकीन कर लेते हैं। मैरिजुआना वाला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, घरेलू नुस्खों पर लोग यकीन कर लेते हैं। ऐसे में आप एक अकेडमिशियन हैं, आप यूथ के साथ एसोसिएटेड हैं और आप जो ट्रेंड है जो यूथ सेट करता है, आप उसको विटनेस करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो 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 यंग जनरेशन है, जो यंग वोटर्स हैं, उनकी क्या राय है फेक न्यूज़ को लेकर? क्या उन्हें लगता है कि ये इवन एक इशू है? क्योंकि मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें ऐसा लगता है कि फेक न्यूज़ कोई इशू ही नहीं है। और आई एम सो सॉरी, आई एम कंटिन्यूइंग टू कॉल इट फेक न्यूज़, रमेश जी, डिसएग्रीइंग विद यू, क्योंकि टर्म ऐसा है कि आजकल के ज़माने में न्यूज़ को भी एक फेक जानकारी को भी न्यूज़ के फॉर्मेट में प्रेज़ेंट कर दिया जाता है कई बार। तो आई विल कंटिन्यू टू यूज़ दैट। अनिल सर, आई वांट टू आस्क यू ऑलमोस्ट सेम लाइन्स पे ही क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि यूथ को रियलाइज़ेशन है कि फेक न्यूज़ कितना डेंजरस हो सकता है? और ऑल्सो आप क्या ट्रेंड देखते हैं वोटिंग को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, और क्या भूमिका देखते हैं फैक्ट चेकिंग की एक सहनशील और एक बुद्धिमान मतदाता के अंदर? मैम, फेक न्यूज से तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और आजकल जिस तरह से बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं वो ज्यादातर इसी में अपना समय अधिकतर दे रहे हैं। जबकि महाविद्यालयों में, स्कूलों में लड़कों को शपथ दिलाई जा रही है कि आप सभी पार्टियों के एजेंडे को देख लें, उसकी वास्तविकता को जांच लें, और जिस तरह से फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं उनकी वास्तविकता को भी जांचें, किसी के बहकावे में न आवें और अपना मत जरूर दें। उनको महाविद्यालयों में ये भी शपथ दिलाई जा रही है कि इसको इग्नोर न करें, बहुत हल्के में न लें। अक्सर बच्चे जो है वोट देने के दिन किसी और काम के बहाने कि चलिए इसकी कोई हम बाद में कर लेंगे, हमारे लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी बहन से ये जरूर कहें कि आप वोट दीजिए। वोट देने के पहले आप अपना मन बनाइए कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी देश का या इस प्रदेश का कल्याण कर सकती है। फेक न्यूज की कहानी तो मैम ऐसे ही है कि लोकतंत्र का जो अपना डिफिनीशन है कि 10 लोग जिसको लोग कह देंगे उसी का तंत्र है। और अब
अब वही लोकतंत्र फेक न्यूज का तंत्र बन गया है कि अगर 50 लोग हैं, 45 लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार वही सही हो गया। मैं इस तरह से बच्चे इस बात में बहुत भ्रमित हैं कि क्या किया जाए, और भ्रमित नहीं है, वो इसी के ग्रिप में है, इसी की पकड़ में आ गए हैं। और हरदम अब हम तो कॉलेज में देख रहे हैं, स्कूलों में, सड़क में, आप जहां देखिए बच्चे मोबाइल के बगैर रह नहीं रहे हैं, हरदम उसी से अपना काम कर रहे हैं। और जब से ये कोविड आया तब से ये एक तरह से कंपलसरी हो गया, और बच्चों की आवश्यकता हो गई। अब गार्जियन न चाहकर भी उसको मोबाइल और इंटरनेट ये सब देना पड़ रहा है। वास्तव में इसकी बहुत उपयोगिता है मैम, लेकिन इससे जो है एक फेक न्यूज का माहौल बना दिया गया है। जैसा अभी सर ने भी कहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दी गई है, हर किसी को ज्ञान व्हाट्सएप से ही ज्ञान हो रहा है। अब वास्तविक ज्ञान के लिए मैम वो रेफरेंस में जा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये एक महाविद्यालयों पर या समाज में इसमें काम करने की जरूरत है। लेकिन हमको फिर वही समझ में आता है कि जिस तरह से लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोक कल्याण के लिए यदि कोई नियम बाधा आ रही हो तो उस नियम को तोड़ देना ही नियम है। तो इसी तरह से ये फेक न्यूज भी मैम हो गया है कि 100 लोगों में से 90 लोग उसी के प्रभाव में आ गए हैं, और उसी के चक्कर में गलत सूचनाएं जो है दी जा रही हैं। और जो आप अभी कह रहे थे कि ये इलेक्शन इवेंट मैनेजमेंट है, सारे पार्टियां और कैंडिडेट, उन लोगों ने इस तरह का माहौल बना देते हैं, और माहौल बना के अभी मैम, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो हिजाब का मैटर आया था, उसमें बाद में ये चल रहा था कि वो लड़की कहीं जीन्स और टॉप पहन के भी थी, तो इस तरह से अब थी कि नहीं थी इसकी वास्तविकता कोई नहीं जान रहा है। लेकिन इस तरह से लोग दिखा रहे हैं कि देखिए ये तो एक प्रायोजित था, क्या इसके पीछे की मंशा समझिए। अब लड़के तो उस समय तो आवेग में रहते हैं, वो उसी बात को सुनते समझते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर एजुकेशन हो, उनको समय से समझाया जाए, चीजों को बताया जाए, गलत सही में भेद के लिए उनको बताया जाए। और बच्चे यंग होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो तुरंत एक डिसीजन लेते हैं, वो बहुत देर नहीं लगाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस तरह से अब बच्चों को कूल माइंड से या प्रॉपर जो टीचर्स हैं, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा ये बताया जाए कि नहीं, आप थोड़ी देर ठंडे दिमाग से बैठ के बेटा सोचो, ये उस पे बिना, जब तक आप कूल होके नहीं सोचोगे तब तक सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये पार्टियां, ये कैंडिडेट आवेग में ही काम करवाना चाह रहे हैं कि आवेग में आके आप गलत सही का डिसीजन न ले पाए और हमारे पक्ष में काम कर दे। तो यही कहना है। उसके लिए बहुत, क्योंकि इतना बड़ा मास है मैम, और प्रॉपर एजुकेशन की कमी है, उसमें बहुत समय लगता है। और जब बहुत लोग इस काम में लगे हुए हैं कि नहीं, माहौल हमारे पक्ष में रहे, चाहे वो सही तरीके से रहे चाहे गलत तरीके से रहे, तो उसमें समझाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये है कि सही दिशा में अपना काम करने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है। यही बच्चे जैसे थोड़ा सा ग्रोन अप होते हैं, ठंडे दिमाग से समझते हैं। अब जब तक टीनेजर होते हैं मैम, तब तक तो तुरंत डिसीजन लेते हैं। जब वो बीएससी मतलब ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, तब थोड़ा सा धीरे धीरे वो कूल माइंड का होना करते हैं। और जब तक ग्रेजुएशन रहते हैं तब तक तो वो आवेग में रहते हैं, हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले उनकी बात को सुनना, बच्चों की बात को सुन लिया जाए, फिर उनको आराम से समझाया जाए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो हमारे लिए नियम तय करेगा, उसी का हम चुनाव करने जा रहे हैं। जो हमारे लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाएगा, उसी का हम चुनाव करने जा रहे हैं। इस तरह से बच्चों को समझाया जाए तो काम आगे बढ़ सकता है मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू पल्लवी जी। जैसे कि अनिल जी ने बताया कि कर्नाटक हिजाब विवाद से लेके कई सारी फेक न्यूज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने कई सारी न्यूज का फैक्ट चेक किया है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और पढ़िए और जानिए कि क्या क्या फेक न्यूज उससे रिलेटेड फैली हैं।
आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी न्यूज पढ़ सकते हैं। हमने कई सारी न्यूज का पर्दाफाश किया है, ऐसी जो फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैली है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। आप हमारा टिपलाइन नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, आप हमें भेजिए, हम उसकी सच्चाई आपको बताएंगे। जो हमारे सहयोगी है उन्होंने व्हाट्सएप का टिपलाइन नंबर चैट बॉक्स में भेज दिया होगा, आप उसे सेव कर लीजिए अपने फोन में। आप चाहे तो हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी टैग कर सकते हैं अगर आपको किसी पोस्ट की सच्चाई जाननी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक कंगारू की तस्वीर देख रहे होंगे। हमें व्हाट्सएप पर ये फैक्ट चेक करने के लिए मिली थी। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग के दौरान की तस्वीर है। इसे एक फोटोग्राफर ने, जब आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, उस दौरान खींचा था। जब हमने इसकी पड़ताल की, हमने इसके बारे में सर्च करना चालू किया, तो हमने पाया कि इसका ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से कोई संबंध ही नहीं है। ये तो 2014 में तस्वीर ली गई थी। तो इस तरीके से आप जानिए किस तरीके से पुरानी तस्वीरों को उठाकर तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। आपके वो बोला जाता है ये तो इससे रिलेटेड है। हम क्योंकि फोटोज देख रहे हैं तो हम तो मान लेते हैं कि अरे ये तो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हर चीज जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें जानबूझकर झूठ बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इमोशनली कुछ खबरों को आपसे जोड़ दिया जाता है, तो ताकि हमें ऐसा फील हो कि जो हम देख रहे हैं वो सच है। जैसे कि हमें एक पोस्ट मिली थी, एक वीडियो मिला था हमें फैक्ट चेक करने के लिए। इस वीडियो में क्या था, एक कैप्सूल दिख रहा था, कैप्सूल से टिश्यू पेपर निकल रहा था। इसको लेके दावा किया जा रहा था कि जो कैप्सूल है उसमें टिश्यू पेपर होते हैं, अगर आप कैप्सूल को खाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन जब हमने इसका फैक्ट चेक किया, जब हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करी, हमने इसकी पड़ताल करी वीडियो की, तो हमने पाया कि असल में जो वो टैबलेट की नजर में, टैबलेट जैसा जो दिख रहा था, वो असल में एक टिश्यू पेपर ही था। उसको टैबलेट की शेप में ऐसा बनाया गया था, वो टैबलेट नहीं थी असली। तो इस तरीके से इसको जानबूझकर गलत दिखाने की कोशिश की गई थी। एक टिश्यू पेपर को टैबलेट बनाया गया था। इस तरीके से लोगों को इमोशनली करके फेक न्यूज को आगे बढ़ावा दिया जाता है, इमोशनली जोड़ दिया जाता है फेक न्यूज को। तो चलिए जानते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। चेकलिस्ट देख लेते हैं। हमने ये जाना कि जरूरी नहीं है कि फोटोज और वीडियोस सच हो, वो गुमराह कर, उनके जरिए भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है। हमने ये जाना कि हमें फोटोज की तारीखों को जान लेना चाहिए, हमें जो भी हम देखते हैं उसकी न्यूज रिपोर्ट देखनी चाहिए, हमें जांचना चाहिए। हो सकता है उससे जुड़ी अन्य रिपोर्ट गूगल पर मौजूद हो, हमें उन्हें देखना चाहिए। हमें भरोसेमंद सूत्रों पर ही विश्वास करना चाहिए। अगर हो सकता है कि आपको आप जो देख रहे हैं उससे रिलेटेड कई मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हो सकता है कि आप कुछ देख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज आपको जागरण की वेबसाइट पर मिल जाए। तो हो सकता है कि अगर इस तरीके से आपको कोई मीडिया रिपोर्ट मिल रही है तो हो सकता है जो आप देख रहे हैं वो झूठ ना भी हो। हमें यूआरएल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा यूआरएल की भी जांच करनी चाहिए। अनीता जी, मैं आपसे 2 सवाल हैं और दोनों ही आपसे लेना चाहूंगी, अनीता अग्रवाल जी। सुदीप कुमार का सवाल है कि सरकार, क्योंकि फेक न्यूज इतना फैला हुआ है, डिवाइसेस बहुत इजी हैंडी है लोगों के पास, सोशल मीडिया एक्सेस है बहुत सारे लोगों के पास, फेक न्यूज फैल रहा है, ऐसे में सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है फेक न्यूज को कंट्रोल करने में या उनके खिलाफ एक्शन लेने में जो फेक न्यूज फैलाते हैं? नहीं, सरकारें तो निश्चित रूप से कदम उठाती हैं, उठाती रहेंगी, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि एज ए सिविलियन हम लोग का भी राइट है कि हम लोग वो गलतियां करें ही ना जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे लिए आईटी एक्ट 2008 की जो एक्ट है उसकी सेक्शन 66A में संचार उपकरण से जो अप्रिय संदेश फैलाए जाते हैं ना, उसके खिलाफ ऐसा करने पे 3 साल तक की सजा का प्राविधान है। लेकिन समस्या तो ये है कि हम किसको कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ सजा देते फिरेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम सिविलियन अपने राइट को, अपने चीजों को जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम कह देंगे कि हम अशिक्षित है, हम अज्ञानी है, हमें नहीं पता है, लिटरेट है,
बट हम जिस दिन इस देश में पैदा होते हैं उसी दिन से सारे कानून, सारे अधिकार हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो हमें अपने पावर जो भी है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे फेवर में जो लॉ है, उन सबको जानना चाहिए। हमें खुद एक्सरसाइज करने की आदत होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने किसी दूसरे का भरोसा करते रहेंगे कि सरकारें आएंगी, कोई राम मनोहर लोहिया आएंगे, कोई ऐसे बड़े अवतार आएंगे जो हमारा भला करेंगे, कोई गांधी जी आएंगे जो हमारे देश में अहिंसा का वातावरण बनाएंगे। तो वो हमारी सोच ही गलत है। हमें खुद अपने लिए प्रोटेस्ट करना होगा। उस दिन जाके हमारे देश में ऐसा भयमुक्त वातावरण होगा और ऐसा मतलब शांति प्रिय माहौल होगा कि हमें हर कदम पे किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत या किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम, सरल शब्दों में जो आपने बोला, लोग जी। एक्सक्यूज देते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाँ मेरे को डर लगता है, जो लीगल सिस्टम है वो तो मैं फंस जाऊंगा, लंबा चलेगा, हियरिंग्स पे जाना पड़ेगा, मैं क्यों करूं? आपकी मैं एक राय छोटा में सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी इस रेफरेंस में। जैसे जब हम लोग डायस पे बैठते हैं और किसी केस की प्लीडिंग सुनते हैं, ठीक है, तो जो सफरर होता है, सपोज इंश्योरेंस केस है, जो सफरर होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो उसके बारे में ये कहता है कि मैम ये हमारा क्लाइंट जो है वो इलिटरेट है, ये रिमोट एरिया को बिलोंग करता है, बिल्कुल अनपढ़ है, इसे पता ही नहीं है, इसलिए इसने सूचना नहीं दी इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन ये कोई रोल नहीं होता है उसका कि उसको पता ही नहीं था कि अगर हमारी कोई मोटरसाइकिल, कोई कार खो जाती है, कोई एक्सीडेंट ऑकर करता है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए। तो इसलिए हमें ये तो हमेशा जानना होगा ना कि हमें अगर हम कोई, मान लीजिए कोई व्हीकल रख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो व्हाट वी हैव टू डू। ये कहना तो हम लोग बेमानी मानते हैं, हम लोग वहां पे एकदम क्लियर कट बता देते हैं कि देखिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम था कि आपको FIR दर्ज करानी चाहिए थी, उसने FIR लॉन्च नहीं कराई, उसने इंश्योरेंस कंपनी को मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने कोई क्लेम फाइल ही नहीं किया। क्लेम के लिए कोई, आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना कि ये मेरा क्लेम है, इसको आप रिलीज करिए, तो हम अपना फर्ज करने से चूक जाते हैं और केवल दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। तो जब तक हम अपने लिए खुद हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार मीन्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा राइट है, जो एक्शन हमें लेना चाहिए, वॉट एवर वी हैव टू डू, वी ऑलवेज सीक हेल्प्स। तो जब तक हमारी ये मेंटेलिटी खत्म नहीं होगी, तब तक हम कभी भी सक्सेसफुल सिविलियन नहीं बन पाएंगे। ओके, राइट मैम, राइट। तो इन ब्रीफ, अगर आप चाहे किसी भी तरह का आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, चाहे वो फेक न्यूज का हो, स्पेशली मैम एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो ये साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कई बार बड़े साइबर फ्रॉड्स होते हैं, लोग लोग लीगल सिस्टम का सहारा लेते हैं, कई बार छोटी मोटी फोर्जरीज होती हैं और लोग बस अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो भी डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। What do you suggest to them? Should they take the help of legal system even for small forgeries? या बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे किसी गर्ल के साथ कोई मतलब कोई सफरिंग आती है, कोई इस तरह का टीजिंग होती है, कुछ भी होता है, तो घर वाले कहते हैं कि अरे बदनामी होगी, चुपचाप बैठ जाओ। तो इस तरह करके हम समाज को, अपने बच्चे को या अपने परिवार को या अपने खुद के लोगों को सहयोग नहीं दे रहे हैं, और ना ही इससे हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं। उल्टा हम ऐसा समाज बना रहे हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग द, मतलब वी आर प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल और वॉट एवर हु हैज बीन क्रिएटेड न्यूसेंस विद यू। जो कोई भी आपके साथ गलती करता है, जब तक हम उसको सजा देने का प्राविधान जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उस साइड नहीं जाएंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जो आपको राइट है कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन करिए, तब तक ये चीजें तो समाज में बढ़ती जाएंगी। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे लॉ के लिए हम लोग कहते हैं, जजमेंट के लिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनायल। तो वैसे ही अगर हम अपना न्याय जो हम खुद अपने हाथ से अपने लिए करने की क्षमता रखते हैं,
अगर उस न्याय में हम सहयोग नहीं दे रहे हैं, हम खुद अपने पार को, अपने राइट को विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उस अन्याय में सहयोग दे रहे हैं, है ना। अधिकारों को अप्लाई ना करना दूसरे को पाप करने या गलत करने या क्राइम करने के लिए बढ़ावा देना है ना। और पावर्स आर नेवर गिवन, पावर्स आर एवरी टाइम स्नैच्ड। अगर आज जो समाज बन गया है, अपने अधिकारों को अगर हम खुद नहीं लेना चाहेंगे तो कोई हमें बैठे बिठाए हमारी झोली में अधिकार देके जाने वाला नहीं है। तो ये आवश्यक है, एकदम जरूरी है कि अगर हमारे साथ कोई मिसहैप होता है तो हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं और न्याय पाने के लिए अंत समय तक लगे रहें। अगर हम विड्रॉ करते हैं तो समाज में सुधार कभी भी नहीं होगा। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट अनीता मैम। ये सवाल पूछने का एक मोटिव यही था कि आप एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी हैं और आपके जरिए जब कोई जानकारी आती है तो वो ज्यादा ग्रास्प की जाती है। तो यही मेरी आशा रहेगी अपने पार्टिसिपेंट से भी। नहीं, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा जुड़ के। पहुंचाएं। और मुझे एक बात और भी कहने का मेरा मन हो रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को विश्वास किया है कि हम लोग सूचनाओं पे विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। और सूचनाएं ही क्रांति की वाहक होती हैं कि जब हम लोग कोई बात सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वैसी एनर्जी हमारे अंदर आती है। अगर पॉजिटिव सूचना मिलती है तो उसको स्प्रेड करने में हमारे अंदर एक जोश होता है, और नेगेटिव सूचनाएं फैलाने में पूरे समाज में एक नेगेटिविटी फैलती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशंस की ऑथेंटिसिटी को चेक करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो आपने जो ये पहल की है, मुझे लगता है इसको लेके रिमोट एरिया तक आपको जाना चाहिए। इट इज वेरी गुड पॉइंट एंड यू आर इनिशिएटिंग इट, इट इज वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू मैम। दिस इज द एक्चुअली आइडियल सिचुएशन वही था, हम लोगों ने शुरुआत वहीं से की थी। हम रिमोट एरियाज में लोगों से जाकर मिल रहे थे, पर क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग का रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया है, तो हम डिजिटली जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं पहुंच रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा, पीडीएफ के जरिए हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं वाया दीज पीपल जो अब तक हमसे नहीं रूबरू हो पाए हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरण तिवारी, हम लोग उसको शेयर करेंगे, आप पीडीएफ भेजेंगे तो। Thank you, ma'am. I will personally share it with you also, so that you can share it with more people. हमारे साथ डॉक्टर किरण तिवारी भी जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। डॉक्टर तिवारी, पहले भी मैंने आपसे वही सवाल किया था और मैं अभी वही दोहराना चाहूंगी। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे पूरे वेबिनार का एक मोटो है सेफ एंड अवेयर वोटर। तो अवेयर कैसे रहेगा वो हमने बता दिया है मैम, सेफ कैसे रहेगा, कोविड से सेफ कैसे रहेगा, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए और बताइए कि कैसे आप सेफ रहते हुए सबसे पहले तो कर सकते हैं। जी पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अभी भी जो रूरल एरियाज में लोग हैं अभी भी ये फैला रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लेने से डेथ हो जाता है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रेगनेंसी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, लैक्टेटिंग मदर्स नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे जो रूरल एरियाज हैं, तो उसमें अभी भी लोग 50% जो लोग हैं अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मैं ये बोलूंगी कि वैसे जगहों में तो बहुत जरूरी है कि सारे जो भी प्रोटोकॉल है कोविड के उसको उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है अच्छे से मास्क वेयर करें, हैंड सैनिटाइज करें, प्रिफर करें कि मॉर्निंग में जाएं वोटिंग के लिए। और पल्लवी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कोई भी न्यूज पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें जब तक उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ना लें। क्योंकि अभी भी लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि ये मेडिसिन जो है इसको लेने से ये डिजीज जो है कंट्रोल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं, फिर उसका साइड इफेक्ट इवन डेथ भी हो सकता है। तो इस कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उनका डेथ हुआ है, लेकिन लोगों को ये लगा कि नहीं कोविड से डेथ हो गया है। तो मैं ये बोलूंगी कि कोई भी न्यूज पढ़ें उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें जब तक उसके बारे में अच्छे से जानकारी ना लें। बहुत इम्पोर्टेंट जो ये आखिर के 15 मिनट बचे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मैं इन 15 मिनटों में। फैक्ट चेकिंग और खबरों की पड़ताल कैसे करें, बहुत बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। ट्रस्ट मी, इन 15 मिनट में आप खुद समझ जाएंगे कि बहुत इजी है फैक्ट चेक करना। गूगल ओपन सर्च सबसे इजी टूल है, सबसे इजी टूल है। यदि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है
यदि हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास इंटरनेट का ईज़ी एक्सेस है और ऐसे में आपके पास ब्राउज़र एक्सेस भी ज़रूर होगा, यानी कि आप गूगल फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ब्राउज़र को खोल सकते हैं। सिर्फ़ आपको कीवर्ड्स के साथ सर्च करना है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपके पास एक खबर आती है कि गोभी खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ लिखना है गोभी खाने से कोरोना वायरस क्या ठीक हो जाता है गूगल पे, वो कीवर्ड्स पिक करेगा या आप सिर्फ़ गोभी कोरोना वायरस क्योर कीवर्ड वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपको आप डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, वहाँ पर अगर कुछ उस बारे में लिखा होगा तो यदि हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट पे उस बारे में कोई जानकारी होगी, वो खुल जाएगी। पर उससे ऊपर और सबसे ज़्यादा आपको रिलाय करना चाहिए फैक्ट चेक आर्टिकल्स पर भी, क्योंकि हर हर जानकारी डब्ल्यूएचओ पे या हेल्थ डिपार्टमेंट पे, हेल्थ मिनिस्ट्री पे नहीं मिलेगी, पर जो वायरल चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। तो आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो चांसेस आर कि आपको फैक्ट चेक आर्टिकल्स मिल जाएँगे या उस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप कीवर्ड सर्च कहीं पे किसी भी ब्राउज़र पे कर सकते हैं, गूगल पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सॉरी बिंग पे कर सकते हैं, आप यांडेक्स पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल रिवर्स इमेज अ, बिना एक्सरसाइज़ के इसे समझाना शायद थोड़ा-सा मुश्किल आपको लग सकता है कि होगा, पर बहुत आसान है। आप जब भी अपना ब्राउज़र खोलते हैं गूगल का, तो वहाँ पर इमेजेस लिखा हुआ होता है। आप यदि इमेजेस पर क्लिक करेंगे या दबाएँगे, तो गूगल का ही एक ब्राउज़र खुल के आता है, एक एक स्टेटस बार खुल के आता है, जिसके साइड में एक राइट साइड में कैमरा का आइकन बना होता है। उस कैमरा के आइकन का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आपके पास जो भी तस्वीर आई है, आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, उससे मिलती-जुलती जो भी तस्वीर होगी, हम आपको दिखा देंगे। बहुत आसान तरीका है किसी भी तस्वीर को चेक करने का। साथ ही साथ आप रिवर्स इमेज सर्च फ़ोन से भी कर सकते हैं, जो आजकल के अपडेटेड फ़ोन्स हैं। उन पे आप राइट क्लिक करके सीधा रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। गूगल लेंस सर्च कर सकते हैं आप, बहुत आसान तरीका है उससे बेसिकली गूगल रिवर्स इमेज या गूगल लेंस सर्च क्या करता है, जो भी आपके पास तस्वीर आई है, उससे मिलती-जुलती या वैसी ही या उसी लाइन पर बाकी सारी जो तस्वीरें हैं वो आपको दे देता है। तो उससे अगर आपको बाकी सारी तस्वीरें मिलेंगी तो आपको पता लगेगा कि आपके पास जो तस्वीर आई है, कहाँ की है, कैसी है, असली तस्वीर कैसी थी, आपके पास जो तस्वीर आई है वो कैसी थी। जो क्लेम किया जा रहा है कि ये आज की तस्वीर है और अगर आपको वो 2 साल पहले किसी आर्टिकल में मिल जाती है तो आपको पता लगेगा कि ये तो पुरानी तस्वीर है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको बता देंगी कि आप तक जो खबर आई है, हो सकता है कि वो गलत हो, फर्ज़ी हो। इनविड टूल ज़्यादा एम्फसाइज़ इस पे इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके शायद नहीं आएगा बिना समझे, पर एक टूल है, एक्सटेंशन लग जाता है आपके सर्च बार पे, आपके ब्राउज़र पे, ऊपर ब्राउज़र बार पे बुकमार्क पे। आप उसको खोलकर कोई भी वीडियो है तो उसको उसमें एम्बेड करके की फ्रेम्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल रिवर्स इमेज आप तस्वीरों पे करते हैं, पर वीडियो तो वीडियो है उसमें तस्वीर नहीं है। तो वीडियो की तस्वीर कैसे निकालें? वीडियो की फ्रेम्स को निकाल लीजिए तो वो तस्वीर बन जाएगी। अब उन फ्रेम्स को निकालने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल बहुत ईज़िली कर सकते हैं, जिससे की फ्रेम्स आपके सामने आ जाएँगी। इनविड के और भी उपयोग हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी मैं अपने टीम मेंबर से भी गुज़ारिश करूँगी चैट बॉक्स में वो हमारी वेबसाइट का लिंक डालें विश्वासन्यूज़.com विश्वास न्यूज़ की वेबसाइट पर एक कैटेगरी है टूल्स करके। उन टूल्स सेक्शन में जब आप वो पीडीएफ है पूरा, जब आप वो खोलेंगे तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ एक-एक करके बताया गया है कि कैसे किस टूल को इस्तेमाल करना है। बाकी आपको अगर डिटेल में समझना है इन टूल्स के बारे में तो वो सबसे बेस्ट प्लेस है टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज़ टूल्स। एक जैसे एक एग्जाम्पल है बात करते हैं इसके बारे में डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में बिना दवाई खाना हो सकता है घातक अच्छा ठीक है यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया और बोला कि जिसको भी कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं वो ये वाली दवाइयाँ खा लीजिए। डॉक्टर तिवारी विल एग्री विद मी डॉक्टर तिवारी आपने भी देखा होगा कितने ही ऐसे मास प्रिस्क्रिप्शंस वायरल हुए कोविड के टाइम पर जब कहा गया अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो आप ये दवाइयाँ खानी शुरू कर दीजिए और कई तो उनमें से जी, पल्लवी स्टेरॉइड्स जी, थे। मैंने भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस पढ़े। जी, पल्लवी जी, मैंने बिल्कुल, भी बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़े, इवन पेशेंट्स भी देखे, जिन्होंने ओवरडोजेज़ की वजह से बॉडी में कार्डियक अरेस्ट भी आया है उन्हें। बिल्कुल। हाँ, मैम कोई भी इनफैक्ट स्टेरॉइड्स लोगों ने लिए इन्हीं मास प्रिस्क्रिप्शंस के चक्कर में
और आपको पता ही है, आप शायद ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। जी मैम, स्टेरॉइड से मेंटल सबसे ज्यादा जो मानसिक रूप से तनाव है वो अभी बढ़ के जाता पेशेंट, है। पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी भी लोगों के अंदर है। इवन बिल्कुल, जो बिल्कुल। अबव 50% जो पेशेंट्स रहे हैं, अभी भी हम उनका देख रहे हैं कि अभी भी एंजाइटी में है वो। बिल्कुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसी खबरों के लिए आपको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ आपका कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, पर आपकी शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो आप अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ मत करिए जो आपको आगे जाके घातक सिद्ध हो। हमेशा, हमेशा डॉक्टर की राय ज़रूर लें। किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी अगर परेशानी लग रही है, तो डॉक्टर की राय के बिना कोई भी दवाई ना खाएँ। वो उपयोगी तो हो सकता है शायद ना ही हो, पर उसका जो इल इफ़ेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक आप तक रह सकता है। इलेक्शंस को लेकर भी ये काफ़ी हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन की डेट्स आए, उससे पहले सोशल मीडिया पर डेट्स आ जाती हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये ट्रेंड देखा होगा और वो डेट्स पे लोग रिलाय भी कर लेते हैं अपने आगे आने वाले जो फ्यूचर प्लान्स हैं। जैसे किसी की शादी है, किसी को कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, वो उन्हीं डेट्स के अराउंड कर लेते हैं कि अच्छा, अच्छा अब तो डेट्स आ गई हैं, मैं इस डेट पे ये कर लूँगा, इस डेट पे ये कर लूँगा, इस डेट को तो मेरी छुट्टी होगी तो मैं अपने लिए टिकट्स बुक कर लेता हूँ। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। किस तरह से लोग इस धोखाधड़ी का भी मतलब आपकी जो जनरल लाइफ़ है उसको भी इस तरह की पोस्ट अफ़ेक्ट करती हैं। ये वाली जो पोस्ट की बात कर रही हूँ इसमें बोला था कि तारीखें अलग हैं, तारीखें आ गई हैं चुनाव की। चेक किया तो पता लगा कि वो पिछले साल की, मतलब जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब की तारीखें थी, जिन्हें अभी का बताकर वायरल किया जा रहा था। तो कैसे आप खुद बच सकते हैं? नॉर्मल कीवर्ड सर्च बहुत ईज़ी उपयोगी टूल है। गूगल रिवर्स इमेज सर्च बहुत ईज़ी उपयोगी टूल है। इनबिल्ट थोड़ा-सा कहूँगी ट्विस्टेड है, पर अगर आप पीडीएफ को देखेंगे विश्वास न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर, तो वो भी आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। एम्फसाइज़ करना चाहूँगी विश्वास न्यूज़ के चैटबॉट नंबर पर। चैटबॉट नंबर है 9599299372। बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी सहयोगी प्रज्ञा ने भी एम्फसाइज़ किया, चैट बॉक्स में भी बार-बार एम्फसाइज़ किया जा रहा है। रीज़न ये है कि ज़्यादातर जानकारी जो व्हाट्सएप पर हम तक आती है, उसे फैक्ट चेक करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फैक्ट चेकर्स तक वो नहीं पहुँच पाती डायरेक्टली। हम वही देख सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। क्योंकि व्हाट्सएप एक पब्लिक डोमेन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो अनलेस समबडी रीचेज़ आउट टू अस, हमें नहीं पता लगता कि आपके खुद के डिवाइस पर क्या आया है। तो ये एक बहुत ही हैंडी व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको क्या करना है, ये एक एक रोबोटिक आप इसको चैटबॉट नंबर मान लीजिए। आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी तस्वीर, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी आता है, तो आप उसको इस नंबर पर भेज दीजिए। इस नंबर पे आप हाय लिख के मैं इन फैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू टू डू दिस। आप अपना ये नंबर सेव करिए। आई विल गिव यू 30 सेकंड्स। 9599299372। इस नंबर को अपने फ़ोन पे विश्वास व्हाट्सएप चैटबॉट करके सेव करिए, चैटबॉट। अगर आप वहाँ पे सेव करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप हाय भेजिए, उसमें पूरा एक मेन्यू आ जाता है, आप फ्रेश फैक्ट चेक्स पढ़ सकते हैं, आपके पास जो है आप उसको वहाँ भेज सकते हैं, आपके पास ऑटो जनरेटेड रिप्लाइज़ भी आते हैं, हम तक वो जो आप भेजना चाहते हैं वो पहुँचता है और हम अपनी मेथोडोलॉजी को फ़ॉलो करते हुए उसे फैक्ट चेक करते हैं और आप तक जवाब भेजते हैं। तो ये एक तरीका है व्हाट्सएप पर फैल रही जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे लड़ने का। प्लीज सपोर्ट अस और इस नंबर को जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं अपने ग्रुप में, उतने लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो व्हाट्सएप पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। आगे हमारा विश्वास न्यूज़ का आप देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आपसे अनुरोध करूँगी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए ये सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। कोई भी जानकारी जैसे व्हाट्सएप पे आपको आ रही है, आप व्हाट्सएप चैटबॉट पे हमें भेज दीजिए। यदि आपको फेसबुक पे कुछ नज़र आता है, तो आप हमसे टैग करके पूछ सकते हैं, क्या ये सही है, गलत है? आप ट्विटर पे भी सेम हमसे टैग करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप सेम कर सकते हैं। इससे होगा क्या, एक टू वे कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, हमें भी पता लगेगा, एक अर्ली डिटेक्शन होगा फेक न्यूज़ का, क्योंकि जो आपकी टाइमलाइन पे आपको दिख रहा है, हो सकता है वो मुझे बहुत जल्दी ना दिखे और वो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाने के बाद एक फैक्ट चेकर तक पहुँचे। तो आप भी एक जागरूक सिटीज़न बनिए और अपने एंड से जितना जल्दी हो सकता है फेक न्यूज़ को हम तक पहुँचाइए ताकि हम उसे फैक्ट चेक कर सकें और जनता तक सच को पहुँचा सकें।
रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर एक बार फाइनली आपसे सुनना चाहेंगे, एक 2 लाइन में अगर आप संक्षेप में बता पाएं कैसे एक सेफ वोटर अपना आप क्या देखते हैं एक सेफ वोटर में, 2 लाइनों में अगर आप कंक्लूड कर दें। देखिए, वोटर की अगर जहां तक हम बात करें, वैसे जितनी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक शेयर किया है फैक्ट न्यूज वेरिफिकेशन को लेकर के या फैक्ट चेक को लेकर के, अपने आप में आपकी पूरी वर्कशॉप के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर इतनी चीजें वो देखता है। लेकिन फिर भी मेरा एक सुझाव है या मेरा मानना ऐसा है कि वोटर को वोट करने से पहले, उससे पहले की जितनी सूचनाएं उसके पास आती हैं, उसको खुद ही जो सेल्फ चेक कहते हैं उस पैरामीटर पे एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन उसको लेना चाहिए। बिल्कुल।